मेरा कोई यहाँ पर पहले से आने का इरादा नहीं था कि पहले से आप लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा मैं तैयारी करके आया हूँ। जैसे कि अभी बहन जी बता रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार में मैं 40 साल तक की सेवा कर चुका हूँ और मैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर था। और जो आज किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, वो स्कीम इंडिया में सबसे पहले हम ही ने बनाई थी। और उस स्कीम के लिए राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने कई अवार्ड दिए। इंटरनेशनल लेवल पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया लेक्चर के लिए कि उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य और भ्रष्ट राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार का जहां नाम आता है वहां क्या आता है? करप्शन, भ्रष्टाचार। और ऐसे भ्रष्ट राज्य में ये स्कीम कैसे लागू हुई? उत्तर प्रदेश वास्तव में एक प्रदेश नहीं है, वो एक देश है। इससे बड़े केवल 4 देश हैं और उसमें एक इंडिया भी है। तो इंडिया, चाइना, अमेरिका और इंडोनेशिया, ये 4 देश बड़े हैं इससे। तो एक देश है और उसमें केवल हमारी एक पोस्ट थी, पूरे स्टेट में एक पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंप्यूटर। तो ये बहुत बड़ा काम था और इसकी प्रेरणा जो है स्व से आई। इस संस्था में जुड़े हुए मुझे 37 साल हो गया और उस समय में जुड़ा था जब हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। बड़ा बेटा जो है वो केजी में पढ़ता था और छोटा जो है स्कूल जाने लायक नहीं था। तो इस संस्था से जुड़ने से मुझे स्व के बारे में जानकारी हुई कि मैं कौन, और फिर उसके बाद योग के बारे में यानी मेडिटेशन के बारे में जानकारी हुई। गीता में भगवान ने 18 अध्याय, आज मैं आपको कोई लेक्चर देने नहीं आया हूं, केवल मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं और एक प्रेजेंटेशन भी जो मैं करूंगा ये भी हमारा अनुभव ही है। उसको हमने ऐसे बना दिया है कि आप लोग देखें तो अच्छा लगे आपको, और कोई बात नहीं है, ये सब अनुभव ही है हमारा। तो गीता में 18 अध्याय भगवान ने सुनाए। आप में से बहुतों ने गीता नहीं पढ़ी होगी। किसने किसने नहीं पढ़ी है, मैं उसका हाथ खड़ा करना चाहता। देखिए, अब आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं उसका सार बता दे रहा हूं जो हमको इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जुड़ने के बाद मिला। और वो सफलता का सूत्र है। कहते हैं योगा कर्मस्य कौशलम। क्या कहते हैं? इसको तो सुना होगा कि नहीं सुना? योग से कर्म में कुशलता आती है। ये सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना? नया शब्द है, नया वाक्य बोल रहा हूं मैं। योग से कर्म में कुशलता आती। अच्छा, इस बात को किनारे रख दीजिए। एकाग्रता से कर्म में कुशलता आती है, ये सुना है? जितना आपकी कंसंट्रेशन पावर होगी उतना ही आप काम को अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है? हाँ या ना रिप्लाई आना चाहिए। ऐसी बात है कि नहीं है? आपका मन एकाग्र होगा तब आप अच्छा काम कर पाएंगे, कि मन नहीं एकाग्र होगा तब अच्छा काम कर पाएंगे? तो योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जोड़। योग का मतलब जोड़ या कनेक्शन, यानी मन को एकाग्र करना। किस पे एकाग्र करना? जब मैं इस संस्था में जुड़ा तो हमारी आयु मात्र 26 साल की थी और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जॉब में आया। जॉब से सीधे मैं संस्था के संपर्क में आया
तो जो मुझे गाइड कर रहे थे वो कह रहे थे यहाँ भगवान को याद करना सिखाया जाता है, यहाँ आपको भगवान मिल जाएगा। तो मैंने कहा हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे भगवान को। मुझे पता है कि अगर मैं खराब काम करूंगा तो उसकी सजा हमको मिलेगी, अब हमको बुरा मिलेगा, ठीक है। और अच्छा काम करूंगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा। अब भगवान जो है वो अच्छे काम का परिणाम बुरा नहीं कर सकते हैं और बुरे काम का अच्छा नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम भगवान को क्यों याद करें, हम इस चक्कर में क्यों पड़ते हैं कि भगवान को याद करें। ये मुझे नहीं चाहिए। तो वो काफी एक्सपीरियंस थे तो व्यापारी, लेकिन बाकी काफी अनुभवी थे जो हमको गाइड कर रहे थे। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि आपको ये पता है कि ये काम बुरा है, फिर भी इस बुरे काम को आप छोड़ नहीं पाते हैं। आपको ये पता है कि ये काम अच्छा है, लेकिन फिर भी आप उस अच्छे काम को करते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि अच्छा काम है, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बुरा है, बुरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कर्म इस कैसे अच्छा करेंगे? आपको पता है। उसी के लिए मेडिटेशन की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर वो विल पावर नहीं है कि आप एक सेकंड में बुरे को खत्म कर दें और अच्छे को अडॉप्ट कर लें। स्व से स्वराज्य, यानी आप अपने आप को जाने कि आप हैं कौन, तब आपके अंदर रूलिंग पावर आएगी, कंट्रोलिंग पावर आएगी। और आप जानते नहीं हैं, अभी देह भान में है कि हाँ मैं तो अच्छा काम करूंगा, और जानते हुए भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, जानते हुए बुरे काम आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बैटरी अगर डिस्चार्ज होती है तो उससे चार्ज पावर हाउस ही करता है। पावर हाउस से जब कनेक्ट होते हैं तभी बैटरी को हम चार्ज कर पाते हैं। तो परमात्मा कौन है? पावर हाउस है, वो परफेक्ट है। और जैसा आप सोचते हैं, आपके मन में जो दृश्य आता है, आप इसको नोट कर लीजिए, एक न एक दिन फिजिकली वो आपके सामने आने वाला है। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होने वाला है, अगर अच्छा सोचते हैं, अच्छा दृश्य देख रहे हैं, तो अच्छा भी होने वाला है। ये दोनों चीजें होने वाली हैं। तो अब आप चाहते हुए भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और चाहते हुए भी बुरा नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसके लिए आपको विल पावर की जरूरत है, और वो पावर मिलती है परमपिता परमात्मा से, सुप्रीम एनर्जी से। तो ये ईश्वरी विश्वविद्यालय ये सिखाता है। तो जब मुझे जॉब मिली, मैं नौकरी में आया, मैं बात बता रहा हूं कि योग की आवश्यकता क्यों है जीवन में, योगा कर्मस कौशलम क्यों कहा गया, योग से ही कर्म में कुशलता आती है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं इसी बीच में। एक हमारे यहाँ ऑफिस में एक वेदांती थे, वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान था उनको। तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा, क्योंकि मैं रामायण गीता बहुत पढ़ता था, बचपन से ही मुझे लगाव था। और लगाव ऐसे नहीं हुआ, मैं छोटा था, 11 साल का था, तो हमारे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो मैंने लोगों से पूछा कि वो गए कहाँ। तो लोगों ने कहा कि भगवान के यहाँ गए। तो हमने कहा भगवान कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहता हूं कि हम बच्चों को अनाथ बना करके, मेरे से छोटे 4 भाई बहन और थे, और बड़ा भाई 11 साल का होगा, तो आप सोचिए कि छोटे कितने होंगे। छोटे हमारे जो छोटा भाई और छोटी बहन, उनको पता ही नहीं कि हमारे पिताजी कैसे थे।
वो एकदम गोद में थी और वो भी बिल्कुल छोटा सा था, 2.5 साल का 3 साल का होगा। तो ये सवाल बार बार मन में गूंजता था कि परमात्मा कहाँ रहता है, और यहाँ से अच्छे लोगों को बुला लेता है और बुरे लोग सब यहीं पर रह जाते हैं, सारी गलतियां करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, समाज को परेशान करते रहते हैं, लोगों को परेशान करते रहते हैं। कैसा भगवान है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। अब वो संकल्प मन में था, और जिससे मैं पूछता था तो कहते थे भगवान से आप मिल नहीं सकते, भगवान तो ऊपर रहते हैं और वहां अब पिताजी आपके नहीं मिलेंगे। लेकिन एक मन में सवाल जो था, जो बचपन में बच्चे के मन में बैठ गया, वो उम्र के साथ बढ़ता रहा। ग्रेजुएशन मैंने किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर जॉब में आया। जॉब में आ गया तो मैं इलाहाबाद और लखनऊ में जॉब थी हमारी। तो रास्ते में बीच में हमारा गांव का स्टेशन पड़ता था, वहां से मैं बैठता था और 135 किलोमीटर दूरी पर लखनऊ आता था। वीकली पैसेंजर था, क्योंकि गांव में माताजी और ये छोटे बच्चे, ये हमारे भाई बहनें थे, उनको देखना था मुझे। तो मैं हर सप्ताह गांव जाया करता था। तो रास्ते में मुझे एक दिन एक मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने वाला एक साथी मिला, और उसने, ये 89 की बात है, उसने मेरे को बताया कि आपके सवालों का जवाब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मिल सकता है। आप बहुत पूछते रहते थे ना कि ये कर्म फिलॉसफी क्या है, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और वो आत्माएं कहाँ चली जाती हैं। वो सारे सवालों का जवाब, तो हम लोग तो बहुत शांत प्रवृत्ति के थे, मुसीबत के मारे हुए थे, तो पढ़ाई पर फोकस था। वो व्यापारी परिवार का था तो वो चंचल था, लेकिन उसको शांत देख करके मुझे अजीब सा लगा कि ये शांत कैसे हो गया। तो मुझे लगा कि इसको जरूर कुछ मिला होगा, और उसी के कारण मैं ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया। और ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के जो मैं किताबें पढ़ा करता था, जो रामायण गीता, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई हैं, तो वो केवल इस कारण से कि परमात्मा है क्या, योग वासिष्ठ पंचदशी और ऐसे ऐसे ग्रंथ जो आज दुर्लभ है, मिलते ही नहीं, वो सारे हमने पढ़ी थी। तो वेदांती से मैंने एक सवाल पूछ लिया कि गीता में भगवान ने कहा है कि मैं नरों में अर्जुन हूं, वेदों में सामवेद हूं, वृक्षों में पीपल हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, गायों में कामधेनु हूं। जब एक सिद्धांत है कि गीता का कि परमात्मा कण कण में है, तो ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं नरों में अर्जुन हूं, वृक्षों में पीपल हूं, यानी पीपल वृक्ष में है और बाकी वृक्षों में नहीं है। वेदांती चक्कर में पड़ गए। अब मैं बच्चा था, मतलब 26 साल की आयु क्या होती है, वो अनुभवी वेदांती बुजुर्ग, और मैं 26 साल का। तो अब उसका दिमाग चकरा गया कि आज तक तो मेरे से किसी ने सवाल पूछा नहीं। अब वो बहुत कोशिश करता रहा, वो जवाब नहीं दे पाई। 10 दिन बाद मेरे से कहता है, बेटा तूने मेरे से ऐसा सवाल पूछ लिया कि मेरा ध्यान नहीं लगता सवेरे। ये सवाल बीच में आ जाता है कि अगर एक सिद्धांत सही है कि परमात्मा कण कण में है, तो ये बताने की क्या जरूरत है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, नरों में अर्जुन हूं, वेदों में सामवेद हूं, ये बताने की क्या जरूरत है। तो हमने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो नहीं बता पाया। अब ईश्वरी विश्वविद्यालय में पूछता, तो यहां पर जो है ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक जगदीश भाई जी थे, बहुत ही विद्वान थे, बहुत योग्य थे। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था, उनसे मुलाकात हुई। यहाँ का जो कैंपस है पांडव भवन, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई साहब ये सवाल जो है मैंने वेदांती से पूछा था, वो नहीं बता पाया, आप बताएंगे इसको। तो बहुत सरल तरीके से उन्होंने बताया
उन्होंने कहा वेयर देयर इज एक्सेलेंसी देयर इज गॉड। और एक्सेलेंसी आती है मेडिटेशन से, योगा कर्म कौशलम। योग से कर्म में कुशलता आती है, और जहां कुशलता है, जहां परफेक्शन है, वहां ईश्वर है। ईश्वर की याद में जो भी आप काम करेंगे उसमें परफेक्शन आएगा, और यही चीज इसमें बताई गई। सिंपल सी बात। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। आप भी क्या चाहते हैं? जिस भी काम में आप लगे हुए हैं उसमें सफल हो। यस या नो? हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन सफल क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? क्यों नहीं सफल होता? सफल तभी होगा जब उसकी एकाग्रता शक्ति होगी, उसके अंदर योग की पावर होगी। योगा कर्मसु कौशलम। योग से परफेक्शन आएगी और कर्म में सफलता मिलेगी। ये पूरे जीवन में मैंने प्रयोग किया। यहां से योग सीखा और प्रयोग किया। सबसे पहला प्रयोग मैंने किया कि किसानों के कल्याण के लिए पहले तो अपने जीवन को बनाया। जितनी भी बुराइयां थी, मैं अति क्रोधी था, अति अहंकारी था, बात बात पे, क्योंकि मुझे लगता था कि जितने गलत काम करते हैं ये ऐसे सुधरेंगे नहीं, इनको मारना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो मैं पहली पोस्टिंग हमारी ऐसे सेक्शन में हो गई जहां पर ये जो करप्शन होता है ना, इम्बेजलमेंट होता है, वहां पर उनके खिलाफ एक्शन लेना था। तो जो भी केस आता था, अगर किसी अधिकारी का आ गया तो मैं इसको कोशिश करता था इसको नौकरी से निकाल दूं। पूरी कोशिश होती थी, और बहुत गुस्सा आता था कि इसने किसानों का पैसा लूट लिया, इसने किसानों का पैसा लूट लिया, ये खा गया। और मैं चूंकि गांव का रहने वाला था, तो हमारे गांव के बगल में एक सीड स्टोर, तो आप जानते हैं जो लोग गांव से जुड़े होंगे, मोस्टली गांव से जुड़े हुए लोग होंगे, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अच्छा, इसमें यूपी से कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। तो वहां पर जो है, हमारे यहाँ जो यूपी में हो सकता है या और जगहों पर भी होगा, जो सीड प्रोडक्शन करता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो फाउंडेशन सीड से वो सर्टिफाइड सीड बनाता है। और इतना फेथ होता था किसानों का कि सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टोर के सारा बीज बिक जाता था। स्टोर पे पहुंचा नहीं कि किसान टूट पड़े और सारा बीज बिक जाता था, रेट भी अच्छा होता था। आज की कंडीशन ये हो गई है कि बीज कोई खरीदता नहीं। समझ रहे ना? बीज खरीदता नहीं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा कमीशन, इतना ज्यादा करप्शन हो गया है कि बीज तो आ रहा है, अच्छा बन रहा है, लेकिन उसमें ऐसी संस्था को इन्वॉल्व कर दिया गया कि बाहर से बीज खरीद करके बेचती है, उसमें कमीशन खाया जाता है। और जो अच्छा बीज आता था, मैं बचपन की बात बता रहा हूं कि अच्छा बीज आता था तो वो सरकार उसको फ्री में देती थी या हाफ रेट पर देती थी, सब्सिडाइज रेट पर देती थी। लेकिन लोग जो है उनको मिल नहीं पाता था। कुछ वहां के ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, मंत्री, उनको फ्री में मिलता था और बाकी सब बाजार में बेच दिया जाता था। बचपन में मैंने देखा, जब मैं वहां से निकल रहा हूं, एकदम बगल में हमारे गांव, उसके बगल में सीड स्टोर, उसके बाद एक मार्केट थी, तो वहां से निकलता था, देखता था ट्रक यहाँ पे उतर रहा है, ट्रक उतर रहा है। और अब तो मैं नजदीक में हूं, मेरे को तो बीज मिल ही जाएगा। लेकिन 4 दिन बाद वहां लिखा रहता था कि बीज उपलब्ध नहीं है। अच्छा, बीज अगर वहां बंटता तो वहां लाइन भी लगती, लोग वहां पर होते, वो भी नहीं दिख रहा है।
तो मैंने एक दिन वहां जो 4th क्लास था कामदार, उससे मैंने पूछा कि भैया बीज इसमें कब मिलेगा? तो कहा कि भैया आपको बीज नहीं मिलेगा, बीज जिनको मिलना था वो मिल गया, और ये बाकायदा जो है सब ये मार्केट में बिक चुका है। सब्सिडी वाला बीज अब पूरे पैसे पर किसान को बेचा जाएगा, व्यापारी लोग बेचेंगे। तो मैंने उस समय मैं पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई तो मैं इस करप्शन को खत्म करूंगा, किसानों को मिलना चाहिए। और मेरे को पता नहीं ऊपर वाला सुन रहा था, मुझे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही रखा था, वही जॉब मिल गई। अब मेरे सामने चैलेंज था, तो मैं गवर्न सेक्शन में आ गया तो एक्शन लेने लगा। फिर मेरे मन में आया कि भाई ये तो सुधरने वाले नहीं हैं। जितने जैसे रक्त बीज होते हैं ना, कि वो रक्त बीज की कहानी है ना, कि उसको मार दिया तो उसकी जितनी बूंद गिरेंगी तो और ज्यादा निकल आएंगे। तो ऐसे और ज्यादा करप्शन, और ज्यादा करप्शन। अब हम कार्रवाई करने वाले अकेले, और वो करप्शन करने वाले हजारों की संख्या। तो कितने को लाठी लेकर के कितने के पीछे पड़ेंगे। तब तक ये टेक्नोलॉजी आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर आ गया। 88 में पहला कंप्यूटर आया, और वो अलग स्टोरी है। इंडिया में जब कंप्यूटर आया, उसके बाद यूपी में आया, वर्ल्ड बैंक ने दिया 88 में। तो कौन कंप्यूटर चलाएगा? तो ब्रेन टेस्टिंग होगी। तो वो लंदन से आया आदमी इम्तहान लेने के लिए, ब्रेन टेस्टिंग किया, उसमें 4 लोग सिलेक्ट हुए, उसमें मेरा पहला नंबर था। तो मेरे को कंप्यूटर सिखा दिया गया कि आप कंप्यूटर चलाएंगे। मेरे सेंटर में पूछा कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं? वो लंदन से जो आया था, और डायरेक्टर बैठे हुए थे, 2-1 लोग और बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई सच बात बताऊं मैं कि कंप्यूटर मैंने देखा ही नहीं अभी तक। 88 की बात है, मैंने देखा नहीं कैसे काम करता है। तो डायरेक्टर साहब ने पीछे इशारा करते हैं कोने की तरफ, वो वर्ल्ड बैंक वाला जो पीसी रखा था, पहले 286 आता था, फिर 386, 486, इस तरीके से जनरेशन चेंज हुई। तो वहां रखा हुआ था, वो कहा कंप्यूटर देख लीजिए। हंसे बहुत तेज हो, क्योंकि रिटर्न में हमारा हाईएस्ट था, तो मैं सेलेक्ट हो गया। इंटरव्यू में तो 0 हो गया। उसने जब पूछा कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, तो मैंने कहा कुछ नहीं जानता हूं। तो मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, तो मैंने सोचा कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और करप्शन को बंद करना चाहिए, और किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए। और फर्स्ट टाइम इंडिया में स्कीम बनाई, उसका नाम मैंने रखा पारदर्शी किसान सेवा योजना। और उस बुक को मैं सुबह उठता था, ध्यान में बैठता था, और मेरे मन में जो आता था, तो मेरे पास उस समय जो लैपटॉप केवल विधायकों को मिला करता था, विधायक थे उनको लैपटॉप होगा, तो मेरे को एक लैपटॉप मिला था। तो उस लैपटॉप में मैं काम करता था, आईटी का हेड था मैं। तो उस पर मैं काम करता था, अपने हाथ टाइप करता था। वो स्कीम, अच्छा वो घड़ी सही नहीं चल रही है, कहाँ देखेंगे इसको? अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ कि वो स्कीम हमने बनाई, और फर्स्ट टाइम अपने डायरेक्टर सामने पुटअप किया। डायरेक्टर देख करके उसको जनरल बताया, हमको एक्सप्लेन किया कि ये ऐसी स्कीम है कि ये डायरेक्ट ही किसानों के खाते में लगा रहना दीजिए, उसको अभी बाद में चलाएंगे, उसको 10-15 मिनट में दिखा देंगे। तो वो डायरेक्टर जो है वो देख करके, और उस समय डॉक्टर मुकेश गौतम जी हमारे डायरेक्टर थे, वो देखे तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा कठिन काम है, ये तो बड़ा सब विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो फिर मैं गवर्नमेंट में गया, तो गवर्नमेंट में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे राजीव कपूर साहब, वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी थे। तो वो मेरे को जानते थे, मैं मीटिंग में जाता था, तो क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए कई वर्ष हो गए थे, ऑनेस्टी के साथ काम करता था, ऑनेस्टी से मैं बोलता था, कोई किसी से डर नहीं। मुख्यमंत्री की मीटिंग में जाता था, चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में जाता था, अकेली पोस्ट थी, तो हर काम के लिए कोऑर्डिनेशन का काम था, इसलिए हर जगह जाना था।
तो हर जगह बेबाक टिप्पणी होती थी, कोई इसमें लाग लपेट नहीं, सीधा सीधा बोलना है। तो 1 महीने तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो मैंने राजीव कपूर साहब को कहा कि सर एक स्कीम मैंने बनाई है, इसका नाम है पारदर्शी किसान सेवा योजना। और इस स्कीम का काम यह है कि ये जितने बेनिफिशियरी हैं उनको रजिस्टर्ड करेंगे और बेनिफिशियरी का सिलेक्शन ऑनलाइन होगा और सीधे उनके खाते में पैसा जाएगा। सब्सिडी का पैसा अब मैनुअली डिसबर्स नहीं होगा। किसान बीज लेकर के आएगा, पूरे पैसे में बीज लेगा, दूसरे दिन उसका ऑनलाइन बिल जनरेट हो जाएगा, तीसरे दिन ट्रेजरी में चला जाएगा, चौथे दिन उसके खाते में पैसा चला जाएगा। तो उन्होंने देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही वंडरफुल स्कीम है। फिर हमने कहा सर ऐसे ना बोलिए, क्योंकि बुकलेट थी मोटी सी। हमने कहा इसको ले जाइए सर और वीकेंड में आराम से घर में पढ़िएगा। उसके बाद आए, उन्होंने उसको बुक को अगली मीटिंग में, नेक्स्ट जो वीकली मीटिंग होती थी उसमें उन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि इट्स गेम चेंजर स्कीम। डायरेक्टर साहब आपने पढ़ा है इसको? तो कहा हाँ सर पढ़ा था, कभी समझा कि पढ़ा? तो उन्होंने कहा सर ऐसे ही सरसरी तौर पर पढ़ लो। और उसके बाद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, योगा कर्मस कौशलम, इतना बड़ा स्टेट, जो 5वां देश है, एक से एक विद्वान वहां बैठे हुए हैं, एक से एक बड़े खोपड़ी वाले आईएएस बैठे हुए हैं, एक से एक बड़े बड़े राजनेता बैठे हुए हैं, किसी के दिमाग में वो स्कीम नहीं आई। वो स्कीम इसलिए आई क्योंकि मैं योगी था। हमारा माइंड कंसंट्रेट था, उस परमात्मा से जुड़ा हुआ था और इस आम जनता से जुड़ा हुआ था। उसकी समस्या को मैं समझ रहा। मुझे क्या जरूरत थी, मैं भी आम आदमी की तरह अपनी नौकरी आराम से काटता, रिश्वत लेता, कमीशन लेता, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेता, बड़े बड़े महल बनाता और आराम से रिटायर हो जाता। लेकिन ये योग की कमाल मैं बता रहा हूं, उस स्कीम को कैबिनेट ने बिना कामा फुल स्टॉप के पास किया। उसके बाद विधानसभा में गई, बिना कामा फुल स्टॉप के स्कीम पास हो गई और 2014 में स्कीम लागू हो गई। और जब पहली बार लागू हुई तो मुख्यमंत्री के पास, पहले तो समझ नहीं पाए, ये नेता भी समझ नहीं पाए क्या स्कीम है। और जब लागू कर दिया, ये हुआ कि अब मैनुअल कोई काम नहीं होगा, सारा ऑनलाइन काम होगा और सीधे किसानों के खाते में पेमेंट जाएगा। तब उनके लिए प्रॉब्लम हो गई, और प्रॉब्लम इतनी हो गई कि वो सब लोग जो है मंत्री जी के पास पहुंच गए। और मंत्री जी से कहा कि इस आदमी को हटा दीजिए, इस आदमी को हटा दीजिए। और उस समय जो मंत्री था बड़ा खूंखार था, ये उत्तर प्रदेश वाले जानते होंगे, उसका नाम था पंडित सिंह। पंडित सिंह ऐसा था कि वो जो है किसी आईएएस से काम कराना है तो उसके कमरे में पहुंच जाता था, रिवॉल्वर टेबल पर रखता था और कहता था इस पर साइन करो। अब ऐसे मंत्री से मेरा पाला पड़ गया, मेरे को उसने बुला लिया। कौन आदमी है जिसने इस स्कीम को लागू किया? अब अंदर एक बार मेरे को झटका लगा कि मेरे को बुलाया है और इतना एक खतरनाक आदमी है, पता नहीं क्या करेगा। फिर मैंने सोचा कि भगवान आपने ही प्रेरणा दिया है और मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, किसानों के कल्याण के लिए काम किया है, आप मेरे साथ रहना। और मैं जैसे वहां इंटर किया तो पूरा उनका जो चैम्बर था पूरा फुल था, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, सारे अधिकारी बैठे हुए थे। उन्होंने, एक ने, किसी ने कहा कि साहब वो वहां लौकिक में मेरा नाम बद्री विशाल तिवारी है, और तिवारी जी आ गए। तो वो गोंडा का रहने वाला, गोंडा की भाषा में, वहां की गांव की भाषा में उसने कहा तुम तोहन तिवारी है हो? हमने कहा हाँ सर हम ही हैं। तो अच्छा आगे आइए। कोई हटा, मैं वहां बैठ गया। कहाँ का रहने वाले हो? तो हमने कहा कि सर प्रतापगढ़ के।
का वो खेती करे हुए? हमने कहा सर अपने हाथ से हल चलाया है। तो फिर तू ये मेरी स्कीम काहे बनायो? यानी इस तरह की स्कीम आपने क्यों बनाया? सारे किसान परेशान, सारे अधिकारी परेशान। तो हमने कहा सर किसान बिल्कुल परेशान नहीं है, केवल अधिकारी परेशान हैं, क्योंकि अब उनको सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। हमने बताया, फिर स्टोरी बताई कि मेरे साथ जो घटना घटी कि मैं गांव का रहने वाला हूं, जैसे आप लोगों को बताया कि सर मैं छोटा था तो मैं जा रहा था तो ऐसे देखा तो वहां स्टोर पर बीज मिलता ही नहीं है, किसानों को मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो बात तो सही कहो, हमारा भैयो ब्लॉक प्रमुख है और जा था ट्राली भरा के ले आवा था, बीज भरा के लाई। हम पूछी कि भाई कहाँ से लाए हो? कहा ये सरकारी गोदाम से ले आए। कितना पैसा लगा? अरे फ्री में ले आए। ये सबके सामने उसने बोला, मंत्री ने, और कहा कि आपने काम तो सही किया है। कहे बिलवा काहे के लगाया? हमारा बैज लगा हुआ था, मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो इसी ड्रेस में, तो बिलवा काहे के लगाया? हमने कहा सर मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ। कितने साल हुआ? मैंने बताया इतने साल हुआ। तब तो ये मेरे स्कीम बनाया है। और उसके बाद उसने कहा कि आप लोगों ने बिल्कुल झूठ बोला है, ये आदमी गलत नहीं कर सकता, का स्कीम बिल्कुल सही बनाई है, अब आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हो जो उसको अच्छे ढंग से लागू नहीं कर पा रहा। वो इतना फूफार मंत्री, और एकदम से ये बहस देखा और हमसे केवल 5 मिनट बातचीत किया, इतने में बदल गया और इतना रिस्पेक्ट करता था। उसने कहा कि एक संत हमारे विभाग में रहता है, कोई भी आज से इनकी शिकायत नहीं करेगा, मैं सुन ही नहीं सकता। तो मैं ये बता रहा हूं मेडिटेशन की पावर। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन लोगों ने देखा कि मंत्री से काम नहीं बन रहा है, मुख्यमंत्री के पास गए, 8 मंत्री एक साथ गए, समझे ना। और उन्होंने कहा कि उस समय हमारे यहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे और उनके चाचा जी खुद गए, शिवपाल यादव जी, कि इस आदमी को हटाइए, इस स्कीम को बंद करिए, किसान बहुत परेशान है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि आपने किसानों से बात किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो किसान नेता लोग आए थे, किसान नेता लोग आए थे, वो बता के गए थे। अरे किसान नेता हमारे पास आए थे, टिकैत ग्रुप भी आया था, उधर चौहान ग्रुप आया था, पूरब के भी आए थे, पश्चिम के भी आए थे, और लिख करके प्रशंसा पत्र दे गए। और हमारी टीम ने 9-10 किसानों से मैंने बात किया है और 900 किसानों से हमारी टीम ने बात किया है। 80% किसान ये कह रहे हैं कि साहब जिंदगी में पहली बार मेरे खाते में सब्सिडी आई है, 80% किसान। और आप कहते हैं कि ये स्कीम बंद कर दी जाए। स्कीम नहीं बंद हो। उसके बाद आप जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस आज भी देश का निष्पक्ष मीडिया है जो सर्वे करता है। उसने 2 दिन लगातार एडिटोरियल छापे और पहले दिन लिखा यूपी सोज वे फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू फार्मर, और बाकायदा सर्वे करके वहां किसानों का फोटो, उनका इंटरव्यू, उनका पासबुक की कॉपी, वो सब उसने दिखाई। और फिर दूसरे दिन उसने छापा उत्तर प्रदेश नो उल्टा प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कहते थे उल्टा प्रदेश, उत्तर प्रदेश नो उल्टा प्रदेश। और उसके बाद फिर जब ये स्कीम इतनी पॉपुलर हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप जानते हैं नृपेंद्र मिश्रा जी जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, उन्होंने बुलाया, तो उनके पास मैं गया, वहां प्रेजेंटेशन हुआ। और फिर इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी किया और हमारे मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि आपने कैसे इतने बड़े प्रदेश में कैसे संभव हुआ, आकर के हमारी यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर डिलीवर करिए। मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये असंभव कार्य संभव कैसे हुआ।
कुछ आया समझ में? आया समझ में? योग के द्वारा, योगा कर्म कौशलम, जो किसी के दिमाग में नहीं आया वो आपके दिमाग में आएगा और आप सफल होंगे। ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे अवार्ड हम अपने स्टेट के लिए लेकर के आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर के आए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के आए हैं, और हमें भी कई अवार्ड मिले हुए हैं। स्टेट को भी अवार्ड दिलाया। और मेरी कोई इच्छा नहीं थी, एक दिन रात में मेरे को फोन आया डायरेक्टर का कि आपको मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं, आपको सुबह जो है 9:30 बजे तक उनके आवास पे पहुंच जाना है। तो मैंने कहा सर क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी मेरे को तो जानते नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको पहुंच जाना है और कहा गया गोपनीय रखा जाए। तो हमने कहा सर गोपनीय आप रखेंगे, सुबह तक तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा, रात भर नींद नहीं आएगी। आखिर मुख्यमंत्री ने मेरे को क्यों बुलाया, 9:30 बजे क्यों बुलाया? तो हमने कहा सर बता दीजिए। रात के 10 बजे हुए थे जब उनका फोन आया था। 10 बजे आमतौर से हमारा सोने का टाइम होता है। तो हमने कहा कि सर बता दीजिए, नहीं रात में नींद नहीं आएगी। तो आदेश कुमार बिश्नोई जी थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित करेंगे। और जब उस दिन मैं पहुंचा तो आप समझते हैं कि मुख्यमंत्री के यहाँ प्रोग्राम होगा तो पूरे स्टेट का मीडिया और उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा कि आप जैसे अधिकारियों पर मुझे गर्व है। एक छोटा सा इंसान, गांव का रहने वाला, गांव का पढ़ने वाला, एक छोटी सी नौकरी, कोई इतना बड़ा काम कर सकता है कि आज पूरे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, उसका बीज किसने डाला, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन स्वांतः सुखाय, मुझे इतनी खुशी है, मैंने 40 साल नौकरी किया और एक एक क्षण मैंने किसानों की सेवा में लगाया है। और मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूं। तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि जो सनातन कृषि संस्कृति है, भारतीय कृषि संस्कृति है, उसी में सारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। आज तारीख में आप देख रहे हैं कि यूरोप में कितना टेम्परेचर था इस साल? इस साल कितना टेम्परेचर था बोलिए? हाँ, 40 डिग्री। और कितना? 47, राइट। अब ये बताइए कि वहां अधिकतम रहता कितना था आमतौर से? हाँ, अधिकतम 30 से नीचे रहता था, 28 से 48 पहुंच गया। क्या कारण है? क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्यों? ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने सनातन कृषि संस्कृति को छोड़ दिया। जो भारत की कृषि संस्कृति है वो क्या है? वो प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। आज पेड़ कट रहा होगा, हमें दर्द नहीं होता। हमारे यहां पेड़ों की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है, उनकी रक्षा की जाती है। और जीवन रक्षक वृक्षों को तो धर्म से जोड़ दिया गया है। पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, गुलर है, ये ऐसे ऐसे पौधे हैं। और आज बेदर्दी से लाखों पौधे एक साथ, लाखों पेड़ जो सैकड़ों साल पुराने हैं, काट दिए जाते हैं। यूरोप की ये कंडीशन हो गई कि वहां सड़कें पिघल गई, चलते चलते गाड़ियां जो है वो उसमें फायर हो जा रहा है, आग लग जा रही है, मर रहे हैं लोग, तड़प तड़प के मर रहे हैं।
यूरोप कोई पिछड़ा हुआ देश नहीं है, पिछड़ी हुई कंट्रीज नहीं है उसके अंदर। उनकी ये कंडीशन हो गई और भारत की कंडीशन वही होने वाली है। आप नोट कर लीजिए, अगले 2-3 साल में अगर यही हालत रही, अभी हमारे पास टाइम है, हम पॉज बटन दबा सकते हैं, नहीं तो वो भी टाइम खत्म हो जाएगा। तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो आप लोग हैं, इसका रोल महत्वपूर्ण है और उस संस्कृति को समझना जरूरी है। तो हमने अपने अधिकारियों को यहाँ ला करके 15-15 अधिकारी हमारे साथ में आए, डायरेक्टर भी आए, बहुत सारे लोग आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो प्रकृति और परमात्मा से प्रेम का काम है। प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता है, परमात्मा से प्रेम करना सिखाया जाता है। और कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बोलिए, पंडित भया कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो। केवल 2.5 आखर प्रेम का पढ़ना है। तो प्रेम किससे? प्रकृति से प्रेम। प्रेम उस जगत नियंता से, उस रचयिता से, और प्रेम अपने से। हमें अपने से ही प्रेम नहीं है। हम अपने आप को जानते ही नहीं, स्व को नहीं जानते, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। तो हमारा राज्य कैसे स्थापित होगा, स्वराज्य कैसे आएगा? स्व से ही आएगा। गांधी जी क्या कहते थे? हमें ग्राम स्वराज्य चाहिए। क्या चाहिए? ग्राम स्वराज्य चाहिए। लेकिन ग्राम वो स्वराज्य की बात कर रहे हैं, तो स्वराज्य ये ईश्वरी विश्वविद्यालय, कितना टाइम मेरे पास है? अच्छा, अभी आपको 12-13 मिनट और। बोरिंग तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? हाँ, ठीक लग रहा है? अच्छा, हमारे पास इतना मटेरियल है कि मैं 2-4 घंटे बोलूं तो कम पड़ेगा। ये जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, ये कई राज्यों में मैंने इसका प्रेजेंटेशन दिया है, और चूंकि यहाँ समय कम है, ये 2 घंटे का प्रेजेंटेशन है, हम आपको 10-15 मिनट के अंदर दिखाने जा रहे हैं। लेकिन बेसिक चीज आपको समझना है जो आपके टी शर्ट में लिखा हुआ है। स्व क्या है और स्वराज्य क्या है? ठीक है? अगर आपने स्व को जान लिया तो फिर अपने से प्रेम करना सीख जाएंगे, और फिर अपने पिता से, परमात्मा से प्रेम करना सीख जाएंगे, और इस नेचर से प्यार करना सीख जाएंगे। ये शरीर हमारा प्रकृति का बना हुआ है। इस धरती में जो तत्व हैं, इसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कितने हैं? एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कोई है? नहीं है? चलिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं है, कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट कितने लोग नहीं खाते? कौन है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट नहीं खाता है? तो इसका मतलब आप सबका संबंध एग्रीकल्चर से है। इसमें मूलभूत बात मैं बता रहा हूं, एग्रीकल्चर का ऑफिसर होने के नाते, कि ये धरती में जितने तत्व होते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं 16 तत्व, 18 तत्व, वही सारे तत्व हमारे शरीर में। और अगर वहां पर कम हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। अगर वहां पर जिंक कम हो जाएगा तो जिंक हमारे शरीर में कम हो जाएगा। कैल्शियम वहां कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में कम हो जाएगा। आयरन वहां कम हो जाएगा तो आयरन हमारे शरीर में कम हो जाएगा। फिर डॉक्टर साहब गोली लिखेंगे, गोली खाओ। लेकिन वो गोली जो है वो हजम होगी नहीं होगी, नेचुरल है नहीं है, वो अलग बात है। खून की उल्टियां होने लगेंगी, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि वो सारे तत्व हमारे शरीर में है। अगर वहां बैलेंस में होंगे तो हमारे शरीर में बैलेंस में होंगे। अगर वहां पर कम हो जाएंगे तो हमारे शरीर में, अगर वहां कम हो गए तो हमारे शरीर में कम हो जाएंगे। बढ़ेंगे तो हमारे शरीर में बढ़ जाएंगे। आजकल
जब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग शुरू हुआ तो कुछ एक दो तत्व जो है वो कम थे, उनको डाला जाता था। नाइट्रोजन डाल दिया, फिर फास्फोरस डाल दिया, पोटाश डाल दिया, जिंक डाल दिया। अब इतनी चीजों की कमी हो गई, कितनी चीज वहां पर डालें, और उसको पता नहीं है पौधे को कि ये जरूरत है कि नहीं जरूरत है। लेकिन प्रकृति क्या करती है, वो हर क्रिया की प्रतिक्रिया कर देती है। आपने उसको यूरिया ज्यादा डाल दिया, ठीक है, और यूरिया नाइट्रोजन अल्टीमेटली जाकर प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। उसने पौधे को दिया, पौधे ने जाकर के ग्रेन को दे दिया, और ग्रेन से आपकी बॉडी में चला गया। अब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया, अब आपके घुटने खराब हो रहे हैं। अब डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, देखेंगे, कहें भाई आपके घुटने, आज देखिए जितने लोग चलेंगे ऐसे ऐसे मटक मटक के, जहाँ एज ज्यादा होगी चलेंगे। बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, फिर कैल्शियम कमी है, विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, यही सब कमी बताएंगे। उसके बाद वो पैसा कमाते रहेंगे। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। एक समय था कि अस्पताल होते नहीं थे, और कोई भी स्वस्थ नहीं है, कोई भी स्वस्थ नहीं है, हर व्यक्ति बीमार है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति थी, स्व को भूलने के कारण हमने उस प्रकृति से प्रेम करना छोड़ दिया। प्रकृति को जहर, हमारे यहां इस धरती को, धरती मेरी माता पिता आसमान, ये कहा जाता था। ये माँ है, और माँ को हम क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं। तो माँ दूध क्या देगी, जहरीला देगी, और जहर पी करके आप भी अधमरा होंगे और तड़प तड़प के मरेंगे, जैसे तड़प तड़प करके। तो ये हालत हो रही है। आज कैंसर देखिए, पंजाब सबसे पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, सबसे पहले हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इसने उसको अडॉप्ट किया। आज आप देख लीजिए, जहां के सर्वे करके हर घर में कैंसर के पेशेंट हैं। क्यों है? क्योंकि पेस्टिसाइड का अगर 0.01% आपकी बॉडी में कहीं ठहर गया तो आपके सेल को डैमेज करेगा, और वो सेल जो है अननेचुरल ग्रोथ करेगा, और सेल की अननेचुरल ग्रोथ ही कैंसर है। गांठ बनेगी, गांठ कैंसर बनेगी, सबसे बड़ा कारण है। उसके पास केवल 2% जमीन है, पंजाब के पास, इंडिया की, और वो पेस्टिसाइड कंज्यूम करता है 12%, और वहां कैंसर ट्रेन चलती है। केवल कैंसर पैसेंजर को ले जाती है ट्रीटमेंट के लिए। अब आप बताइए कहां जा रहे हैं, और कितने सालों में हमने किया ये, कितने सालों में, कितने सालों में, 50 साल, 60 साल अधिकतम। इससे पहले क्या होता था, सब नेचुरल खादें होती थी, नेचुरल खादें, और नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन होता था। तो आज हमें फिर से उसी पर आना है जो यहां पर बताया जाता है, योगिक खेती। यहां पर भी योग आता है, यहां पर भी योग है, योगिक खेती। स्व को पहचानिए, प्रकृति को पहचानिए, उससे प्रेम करिए। तो ये मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज, यहां से मूव करें। हाँ, अच्छा, तो ग्राम स्वराज का मतलब क्या है? गांधी जी ने इसको पहले डिफाइन किया कि गांव का स्वशासन हो। स्वशासन यानी उनका अपना शासन हो, और संपूर्ण ग्राम विकास हो। ये उसके मुख्य घटक हैं। मैं इसे कीबोर्ड से करता हूं। तो इसके मूल में क्या है कि हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर का मतलब उन्होंने बताया कि आत्मनियंत्रण और नैतिक विकास।
क्योंकि गांधी जी जो है वो ये चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो वो अधिकाधिक लोगों द्वारा हो। विकास के दो रास्ते हैं, जिसमें लोगों का कम इस्तेमाल हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, लोगों को ज्यादा इस्तेमाल हो और प्रोडक्शन हो। तो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिसमें इन्वॉल्व हों, अधिकाधिक लोगों के द्वारा उत्पादन हो। तो ये एग्रीकल्चर में संभव है। एग्रीकल्चर में हर व्यक्ति उसमें काम करता है, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो। तो हर समय खेती में काम नहीं होता है। 365 दिन में 40 से 50 दिन उसको खेती में काम करना पड़ता है। बाकी दिनों में लोग क्या करते थे? कुटीर उद्योग चलाते थे। और कुटीर उद्योग इतने विकसित थे कि वो पूरी तरीके से भारत को उन्होंने समृद्ध बना रखा था और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन जब रासायनिक खेती को बढ़ावा मिला, औद्योगिक और शहरीकरण बढ़े और आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का अभाव हो गया और केंद्रीकृत सत्ता प्रणाली आई, तो ग्राम स्वराज्य का सपना जो है वो धराशायी हो गया। अब फिर से उसे हमको लाना है। तो गांधी जी जो व्यक्ति थे वो आध्यात्मिक थे, वो सत्य, अहिंसा और प्रेम पर उनका आधारित था। और वो कहते थे कि ये सनातन कृषि संस्कृति के द्वारा ही ये संभव है। तो इसमें जो परिचय दिया गया है स्व का दिया गया है कि आप हैं कौन। आप ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? ये दो चीजें इसमें दिखाई गई हैं। ये शरीर है और ये चेतना है, आत्मा। आत्मा इस शरीर में आती है और छोड़ के चली जाती है। ये शरीर उसी तरीके से है जैसे एक मोटर होता है, आत्मा ड्राइवर है। तो यहां स्व का मतलब होता है कि आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, ये शरीर मोटर है, एक ड्राइवर है। इसको आपको अपने नियंत्रण में चलाना है। ठीक है? तो ये अगर आप अपने नियंत्रण में चला लेते हैं तो स्व का राज्य इन इंद्रियों पर हो गया। इसी को कहते हैं स्वराज्य। क्लियर हुआ? स्व माना रिप्लाई, स्व माना आत्मा और स्वराज्य माना आत्मा का इंद्रियों पर नियंत्रण। यानी आपकी गाड़ी आपके नियंत्रण में हो। नहीं देखना चाहिए फिर भी आप देख रहे हैं, नहीं सुनना चाहिए तो भी आप सुन रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए तो भी। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी इस गाड़ी पर नियंत्रण नहीं है। और जब आप इस पर नियंत्रण करेंगे और लक्ष्य की तरफ एकाग्र होंगे तब आप सफल होंगे। इसी को योग कहा जाता है और इसी से कर्म में कुशलता आती है। तो ये गांधी जी कहते थे कि जहां प्यार है वहीं पर जीवन है। जहां पर प्यार है वहीं पर जीवन है। तो प्रकृति से प्यार, परमात्मा से प्यार और अपने उस जगत नियंता से प्यार, और इस प्यार को कायम करने के लिए ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय काम कर रहा है। ये सनातन संस्कृति हमारी कहती है कि सबसे पुरानी अगर कोई पद्धति है तो ये कृषि है। और गांधी जी कहते थे कि राम राज्य आना चाहिए। तो राम राज्य में क्या होता है? राम राज्य में सभी सुखी होते हैं, सभी निरोगी होते हैं। और ये जो कहानी है सीता की, ये कहानी हमारी खेती की कहानी है। हल चलाते समय क्या निकला? क्या निकला? सीता की कहानी बताइए ना, क्या निकला बोलिए? घड़ा निकला। घड़े में क्या निकली? क्या निकले? सीता निकल आई। अब बताओ ये संभव है कहीं? हाँ, लेकिन लोग कहते हैं संभव है। अभी जो कट्टर धार्मिक है अगर उनसे आप कहते बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता, तो क्या होगा? जिन्होंने कहानियां बनाई वो नहीं जानते थे कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारी इतना अकल से पैदल हो जाएगी कि जो हम यहाँ पर
कहानी बता रहे हैं उसका शब्दार्थ ही लेगी, वो उसका भाव नहीं समझेगी। समझे ना? ये मिट्टी है शरीर और चेतना है ये आत्मा सीता। और ये जो है इनका दोनों का गहरा संबंध है। देखिए सीता जो है धरती से निकलती है और उसके बाद राम को वर्ण करती है। राम के साथ वो जंगल में भी जाती है। तो कहाँ रहती है वो? पंचवटी में रहती है। 5 जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उसके नीचे रहती है। यानी आत्मा को सुकून कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा आत्मा को? प्रकृति के बीच में, नेचर के बीच में मिलेगा। फिर उसके बाद रावण भी उसको पकड़ ले जाता है। तो कहाँ रहती है वो? अशोक वाटिका में रहती है। और उसके बाद फिर आती है, उसकी परीक्षा होती है। तो धरती से निकली, जंगल में जाती, जंगल में रही और जंगल में जाकर के फिर उसी धरती में समा जाती है। तो इस आत्मा का यानी चेतना का इस शरीर के साथ इतना गहरा संबंध है, इस प्रकृति के साथ गहरा संबंध है, इसी बात को यहां पर दिखाया गया है। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है जिसको हम लोगों को बताते हैं कि आप इसको समझिए, इससे जुड़िए और इससे जुड़ने से आप नेचर से प्यार करना सीख जाएंगे और अपनी उस पुरानी संस्कृति को फिर से जीवित करेंगे, जहां पर फूलई फलई सदा तरु कानन और रहाई एक संग गज पंचानन, जहां पर हाथी और शेर एक घाट पानी पीते हैं, सभी आपस में प्यार करते हैं और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। कोई वहां पर बुद्धिहीन नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता, कोई रोगी नहीं होते। और वो संस्कृति फिर से स्थापित होगी। फिर आगे भी समय मिलेगा तो आपको इसको डिटेल से बताएंगे। लेकिन स्व को आपने जाना, स्व को जाना, आप कौन है? एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और स्वराज्य को जाना यानी अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना है और अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र होना है। इसी को योग कहते हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो जब आप एकाग्र होंगे अपने लक्ष्य की ओर तो आपको सफलता मिलेगी, कर्म में कुशलता आएगी। और सनातन संस्कृति को अडॉप्ट करते हुए अगर आप चलेंगे तो प्रकृति से प्रेम करेंगे, मानवता से प्रेम करेंगे, जाति धर्म भाषा ये सारे भेद खत्म हो जाएंगे। और जब ये भेद खत्म हो जाएंगे, प्रेम की दुनिया आएगी, एक स्वर्णिम समाज का, सुखमय समाज का निर्माण होगा और उसके निर्माण में आप सभी भागीदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।